आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का सेक्शन नंबर 15। लास्ट टाइम हमने किया था सेक्शन नंबर 12, 13 और 14 टाइम ऑफ सप्लाई। चैप्टर नंबर 4 में ही जो था चैप्टर नंबर 4 ऑफ सीजीएसटी के दो पार्ट हमने देखे थे यहाँ पे, जो कि टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर करता है। जो टाइम ऑफ सप्लाई उसके सेक्शन थे 12, 13, 14 जो हम कवर कर चुके हैं। आज हम जो हम कवर करेंगे वो सेक्शन 15 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वैल्यूएशन। वो हम कवर करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो है यूज करने पड़ेंगे वैल्यूएशन के लिए, कि हम जो टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू कौन सी लेनी है, कौन से केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी। तो ऐसे केसेस में हम जब अपना इनवॉइस बनाते हैं उस पे कि जो हमारी वैल्यू जो चार्ज करी है वो रहेगी या फिर कोई और वहां पे टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, तो ये देखने के लिए जो है इसके जो रेलिवेंट रूल्स हैं और जो सेक्शन 15 कहता है उसके हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू जो है कंसीडर करी जाती है, जिसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी लगना है या फिर आईजीएसटी जो भी टैक्स लगना है वो उस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो वो सारी बातें जो है सेक्शन 15 में जो है बताई गई हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सेक्शन 15 क्या कहता है, फिर उसके रूल्स में आएंगे धीरे धीरे। इसको भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे, काफी लंबा सेक्शन है। और इसमें सेक्शन 15 के अलावा इसके जो रेलिवेंट रूल हैं, रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35, वन बाय वन हम सारे रूल्स कवर करेंगे। इसको दो पार्ट में रूल्स को कवर करना पड़ेगा। कुछ रूल्स हम आज कवर कर लेंगे 31 तक ऑलमोस्ट, और उसके बाकी के जो रूल्स हैं वो जो है हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो की बात करता है वैल्यूएशन के बारे में। तो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है, वैल्यू, कि हमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या लेनी है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इसको अगर हम मेजरली देखें तो सेक्शन 15 के हमारे तीन पार्ट बनते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। तो पहला जो सबसेक्शन कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बात करता है, जो हमारा मेन कंसर्न है आज की डिस्कशन का। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या रहेगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर जो है जीएसटी लगना है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय फॉर द सप्लाई। दो पर्सन होंगे, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट। जो भी प्राइस तय होगा दोनों के बीच में, जो प्राइस तय होगा कि हाँ ये गुड्स, सब कोई भी गुड्स, मान लो कोई एक गुड्स है, कोई फर्नीचर है, उस उनके बीच में तय हुआ कि हाँ ठीक है, ये उसने दुकान पे गए, उसने कहा 10,000 रुपए का है, रेसिपिएंट ने कहा ठीक है 10,000 रुपए का, तो उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू उस केस में क्या हो गई, 10,000 रुपए हो गई। उसमें जब वो इनवॉइस देगा वो 10,000 प्लस जीएसटी या फिर 10,000 इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, तो उसके हिसाब से उसकी रिवर्स कैलकुलेशन। बेसिकली जो है ट्रांजेक्शन प्राइस हमारा जो है उस तरीके से वो वैल्यू हो जाएगी जिसके ऊपर टैक्स लगना है। ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या कंडीशन है इसकी, सेक्शन 15(1) जो है कंडीशन लगाता है कि कंडीशन जो है ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही जो है हम टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे। वो तब मानेंगे जब दोनों पार्टी जो है, दोनों पार्टी कौन कौन सी, सप्लायर और रेसिपिएंट, दोनों पार्टी जो है वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। वो दोनों पार्टी रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेटेड पार्टी है तो वहां पे उस केसेस में हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू या हम कहें टैक्सेबल वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, उसके लिए रूल्स में हमें रेफर करने होंगे। रूल्स बताएंगे कि किस तरीके से, अगर दोनों पार्टी मान लेते हैं एक रेसिपिएंट है और जो सप्लायर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो अगर वो दोनों रिलेटिव हैं और रिलेटिव की क्या क्या रिलेटिव में क्या क्या कवर होते हैं वो हमने ऑलरेडी जब सप्लाई चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी हमने देखा था कि रिलेटिव में किस तरीके से कौन कौन से, एक कंपनी के दूसरी कंपनी में होल्डिंग होना, कंट्रोल होना, ये सारे फीचर्स जो हैं रिलेटेड पर्सन के होंगे। यहाँ पे आज हम दोबारा देखेंगे कि रिलेटेड पर्सन में कौन कौन से कवर होते हैं। अगर रिलेटेड हैं तो उस केसेस में जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू को जो है टैक्सेबल वैल्यू नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों अगर मिलेंगे तो वो कह देंगे कि हम जो है बिल में जो है वैल्यू कम शो कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केसेस दोनों जो है अगर एक दूसरे को जानते हैं तो वहां पे, अगर दोनों का एक दूसरे का म्यूचुअल कंसर्न है तो वहां पे जो है, वहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। राइट। इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि नॉट रिलेटेड पार्टी, अगर रिलेटेड पार्टी दोनों नहीं है तो जाके जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है टैक्सेबल वैल्यू होगी। अभी हम सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम रेफरेंस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है सेक्शन 51 में क्या बातें लिखी होंगी। तो अभी हम उसको डिटेल में कवर अप करेंगे। और दूसरी कंडीशन कहता है प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन। प्राइस जो है वो ही
जो 10,000 रुपए अगर तय हुए हैं तो वो 10,000 रुपए ही जो है वो कंसिडरेशन होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, अगर दोनों पार्टी रिलेटेड नहीं है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है, तो ही जाके ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी दोनों के बीच में वैल्यू तय होगी वो जो है टैक्सेबल वैल्यू मान ली जाएगी और टैक्सेबल वैल्यू पे जो है टैक्स लगना है। दोनों के बीच में फर्क पता होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो गई? जितने में वो ट्रांजैक्शन हुई है, एक सेलर है एक बायर है, दोनों के बीच में जितने वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुई है उसी को टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे। देखो दोनों में फर्क हमें पता होगा तो ही हम जो है जाके जो है समझ पाएंगे। एक टर्म है टैक्सेबल सप्लाई, ये है ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू भी। टैक्सेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू कब टैक्सेबल वैल्यू बनेगी? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। उस केसेस में अगर दोनों के दोनों अनरिलेटेड हैं और सिर्फ प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है, उस केस में जितने का जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू जो दोनों के बीच में तय हुई है वही टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे और उसी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जो है जीएसटी लग जाएगा। जस्ट इतनी सी बात जो है कहता है सेक्शन 15(1) सिर्फ दो कंडीशन लगाता है, कहता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू दिखा रहे हो उसी के ऊपर जो है जीएसटी दे दो। सेक्शन 15(2) कहता है, इसको ऐसा करते हैं चार्ट को हम जो है बाद में जब सम अप करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं प्रोविजन में वन बाय वन कि सेक्शन 15(1) जो है प्रोविजन जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो किस तरीके से क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसमें जो हम बात करेंगे क्या बात करेंगे? वैल्यू की बात करेंगे। तो सबसेक्शन 1 जो अभी हमने ऊपर डिस्कशन करी है वही एज इट इज जो है लॉ में किस तरीके से लिखी गई है द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो कोई भी चीज को टैक्स लगाने के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, एक हमें वैल्यू चाहिए और उसका रेट चाहिए। एक वैल्यू चाहिए और एक रेट चाहिए। रेट हमें कहाँ से मिल जाएगा? जो कि काउंसिल ने जो है रिकमेंड करके नोटिफाई किया होगा, वो हमारा जो है उस एचएसएन का जो है पर्टिकुलर हमारा रेट होगा। वो गुड्स वाइज होगा, वो सर्विसेज वाइज होगा, एसएससी कोड, राइट। रेट हमें जो है वहां से रेफर हो जाएगा। और सेकंड चीज हमें क्या चाहिए? वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन लगाने के लिए वैल्यू लेने के लिए जो है हमें सेक्शन 15 को ही रेफर करना पड़ेगा, जो आज हम कर रहे हैं सेक्शन 15। जब हम कोई भी जीएसटी में किसी भी तरीके से इनवॉइस में टैक्स लगा रहे हैं तो हमें वैल्यू लेने के लिए जो है सेक्शन नंबर 15 का ही यूज करना है। तो यही बात वो कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो या दोनों हो, शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो हमने पहले बात करी कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मान लेंगे। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हमने वैल्यू मान लिया फॉर जीएसटी तो इसका मतलब उसी वैल्यू पे ही जीएसटी लग जाएगा। जो हमने जैसे एग्जांपल लिया फर्नीचर का, हमने कहा 10,000 रुपए दोनों के बीच में तय हुई वैल्यू, ए और बी, ए सेलर है बी बायर है, दोनों के बीच में 10,000 रुपए की वैल्यू तय हुई है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 रुपए की है यही हमारी बन जाएगी टैक्सेबल वैल्यू और इसके ऊपर जो है लग जाएगा जीएसटी, राइट। लेकिन इसे इसके लिए वो क्या कहता है, आगे कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सी? विच इज एक्चुअली पेड और पेबल। चाहे वो कैश में गया है तो पेड हो जाएगा जैसे भी होगा बैंक के थ्रू, या फिर पेबल चाहे आउटस्टैंडिंग बाद में पेमेंट होगी, चाहे कोई भी पेड हो या फिर पेबल हो, दोनों केसेस में। लेकिन कंडीशन क्या है? वेयर, ये दो कंडीशन है, वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। आपस में दोनों ए और बी जो है ये रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों रिलेटेड पर्सन है तो उस केस में सेक्शन 15(1) पे जो वैल्यू है वो नहीं लगेगी। अगर ये रिलेटेड पर्सन होंगे तो ये वैल्यू नहीं लगेगी। फिर क्या वैल्यू लगेगी वो हम रूल्स जब कवर करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अगर रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं तो यहाँ से बाहर आ जाएगा ट्रांजेक्शन वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू नहीं मानेंगे। फिर रूल्स बताएंगे कि किस तरीके से हमें जो है टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। उस केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू जो दोनों के बीच में तय होगी, दोनों रिलेटेड पर्सन के बीच में तय होगी, उसको नहीं माना जाएगा। तो ये थी पहली कंडीशन, राइट, वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस जो है वो हमारी सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर प्राइस ही सिर्फ सोल कंसिडरेशन रहेगी, ठीक है, बोली जो टोटल कंसिडरेशन है सिर्फ जो है हमारा फाइनल प्राइस ही तय हुआ है, कोई बार्टर सिस्टम नहीं है, कुछ और नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है प्राइस जो है जो 10,000 रुपए जिस जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो अगर दोनों चीजें होंगी, दोनों रिलेटेड भी नहीं होंगे और सिर्फ प्राइस जो है वो ही सोल कंसिडरेशन रहेगी, उस केस में जो है ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हम टैक्सेबल वैल्यू मान के चलेंगे। तो अगर नॉर्मल जो हम ट्रांजेक्शन्स जो देखते हैं,
नॉर्मल, वो सारी हमारी सेक्शन 15(1) में कवर अप हो जाती हैं, जहाँ पे हमारी दोनों पार्टी रिलेटेड नहीं होती और दोनों के बीच में कोई ना कोई प्राइस तय होता है, उस गुड्स को देने का या उस सर्विसेज को देने का कोई ना कोई प्राइस फाइनल होता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो उसमें जो वैल्यू होती है उसी के ऊपर हम जीएसटी लगा लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं सेकंड सबसेक्शन 2। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में कहता है उस वैल्यू में, जो वैल्यू है उसमें क्या क्या वैल्यू इंक्लूड होंगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल इंक्लूड, शेल है यहाँ पे, तो इसमें मैंडेटरी है इंक्लूड करना। इसमें इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, ताकि उस वैल्यू के ऊपर भी जो है जीएसटी लगा सके। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे 10,000 रुपए जो है तय हुई थी। ट्रांजैक्शन वैल्यू उसने कहा कि ठीक है ये फर्नीचर जो है 10,000 रुपए पे दे देंगे। अब उसने कहा ठीक है फाइनल हो गया, उसने कहा कि ठीक है आप इसको बुक कर दो, पेमेंट ले लो और जो है हमें डिलीवर कर देना। अब उसने कहा कि भाई डिलीवरी करेंगे तो डिलीवरी के भी उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे, अब उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लेने हैं। तो ऐसे केसेस में अब उसने कहा कि इसको डिलीवर, फर्नीचर को डिलीवर करने में 500 रुपए जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे। इसको मैं पैकेजिंग वगैरह करूँगा, पैकेजिंग के चार्जेस भी लगेंगे, 100 रुपए पैकेजिंग चार्जेस लगा लो। तो इस तरीके के जो है चार्जेस जो हैं इसमें वैल्यू में इंक्लूड होंगे, तो वो भी जो है वैल्यूएशन टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट हो जाएँगे और उसके ऊपर भी इस 10,000 के ऊपर तो लगना ही है जीएसटी, इस वैल्यू ये वैल्यूज़ भी उसमें इंक्लूड हो जाएँगी। तो हमारी 10,600 रुपए जो है हमारी जो है वैल्यू बन जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी और इस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जो है हमारा जीएसटी लग जाएगा। इस तरीके की जो ऐड ऑन्स होने हैं, ये सारे ऐड ऑन्स जो है उन्होंने बात करी है पॉइंट नंबर सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में कहता है वैल्यू इंक्लूड होगी। अब वैल्यू क्या-क्या इंक्लूड होगी, ये हमने जिस तरीके जो वैल्यूज पढ़ी, वो वैल्यूज जो है यहाँ पे उसने लिख दी कि अगर इंसिडेंटल, पॉइंट नंबर सी पहले हम कवर करते हैं कि इंसिडेंटल एक्सपेंस, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकेजिंग चार्जेस चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट से चार्ज करेगा ना सप्लायर, तभी तो वो बिल में ऐड कर रहा है, ताकि वो जब पेमेंट लेगा तो वो 10,000 नहीं लेगा, 10,600 रुपए पेमेंट लेगा हमारे एग्जांपल के तहत। तो वहां पे जो है ये वैल्यू भी जो है इंक्लूड हो जाएगी एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, जो है हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी जब हम टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। दोनों टर्म को याद रखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। हमें जो टैक्स लगाना है वो किस पे लगाना है, टैक्सेबल वैल्यू पे लगाना है। तो इसलिए इस तरीके की जो है हमारी कमीशन, पैकेजिंग, ये जो कॉस्ट होगी ये हमारी सारी जो कि चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ सच गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चाहे इस तरीके कमीशन, पैकेजिंग ये सारे हो या फिर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ, एनीथिंग डन बाय कुछ भी इस तरीके से जो है कुछ भी किया हो। अगर उसने कहा कि भैया इसकी इंश्योरेंस भी करा दो, मोबाइल लेने गए हम, तो हमने कहा भैया इसकी मोबाइल की इंश्योरेंस का क्या चार्ज लगेगा, उसने कहा ये 20,000 का फोन है और अगर इसकी इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं। तो इस तरीके एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उस गुड्स से सर्विसेज से रिलेटेड और कुछ भी वो कराता है तो वो सारी जो चीजें हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में, ऐड ऑन हो जाएगी एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। ऐसे ही इसी तरीके की यहाँ पे भी बात करी गई, पॉइंट नंबर पी में कहता है एनी अमाउंट that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply not included in the price actually paid or payable। 10,000 रुपए तय हुआ था प्राइस फर्नीचर का, लेकिन कोई ऐसा अमाउंट सप्लायर इज लाइबल टू पे, सप्लायर को पे करना ही जरूरी है, सप्लायर को वो अमाउंट पे करना जरूरी है। मान लो कोई उसने जो है चार्जेस पे करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने हैं जो कि मैंडेटरी इंकर्ड होंगे, ऐसे ऐसे केसेस में कोई और कोई फीस लगती है उसके लिए, तो ऐसे केसेस में वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। अगर इसको हम सम अप करें कि तो हमारे पॉइंट नंबर बी और सी कहता है कि हमारे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो फर्दर एक्सपेंसेस लगते हैं, चाहे इंश्योरेंस के हो, चाहे फ्रेट के हो, चाहे कमीशन पैकेजिंग के हो, इससे रिलेटेड जितने भी होंगे
वो ऐड हो जाएंगे वैल्यू पे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया, और इसमें जो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी 10,600। अब इसमें जो जीएसटी लगना है, जो जीएसटी लगना है वो किस वैल्यू पे लगेगा? अब मान लेते हैं इसका जो एचएसएन है, इसका एचएसएन मान लेते हैं, कोई एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 1504 इसका एचएसएन बनता है, सपोज फर्नीचर में हमने लिया, इसका मान लेते हैं पर 1504 इसका एचएसएन है और 18% रेट है। तो इसमें अब क्या लगेगा, हमें वैल्यू मिल गई 10,600 पे जीएसटी लगना है, तो हम 10,600 पे जो है एचएसएन किसका, ये टीवी का एचएसएन है, राइट। तो ये 10,600 पे ही टोटली जो है उस पे 18% लग जाएगा। ये नहीं है कि हम यहाँ 500 रुपए का जो है ये देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट है, ये इसमें सर्विसेज के हिसाब से लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें सर्विसेज का लगेगा, इंश्योरेंस का इस एचएसएन देखेंगे, नहीं, ये सारा का सारा जो है इसी का ही पार्ट बन जाएगा और 1504 का ही पार्ट बन जाएगा, और जो 1504 का जो रेट है वो ही एप्लीकेबल हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। 10,600 जो हमारी निकल के आएगी उस पे पूरा का पूरा जो है एप्लीकेबल रेट जो मेन गुड्स का रहेगा वो ही लग जाएगा, राइट। ये हमने कहाँ पे बात पढ़ी थी इस तरीके की, ये हमने वहां पे बात पढ़ी थी जब हम कंपोजिट सेक्शन 7 के अंदर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई कर रहे थे, वहां पे हमने बात करी थी। वहां पे अगर ध्यान दिया होगा तो ये बात वहां से कोरिलेट हो रही होगी, ठीक है। अब ये कहता है वैल्यू में हमने पॉइंट नंबर बी और सी में देखा कि क्या क्या इंक्लूड होगा। अब इसके अलावा और क्या इंक्लूजन कहता है, इसके अलावा कहता है सबसेक्शन 2 सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में कहता है कि वैल्यू में इंक्लूड होगा एनी टैक्सेस, एनी ड्यूटीज, एनी सेस, फीस, चार्जेस लेविड बाय एनी लॉ। इसको समझना जरूरी है। एनी टैक्सेस, वो कहता है वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा एनी टैक्स, टैक्स भी इंक्लूड कर देंगे, ड्यूटीज भी इंक्लूड कर देंगे, सेस भी इंक्लूड कर देंगे, फीस भी इंक्लूड कर देंगे, चार्जेस भी इंक्लूड कर देंगे, सारी चीजें इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अब जब हम इनवॉइस देखते हैं, इसको थोड़ा सा इनवॉइस फॉर्म में समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा इसमें हमें क्लैरिटी मिलेगी। इसको अगर हम कहें कि हम जब इनवॉइस हमारे पास आता है, इनवॉइस में हमारे पास जो हमने अभी एग्जांपल लिया उसी का कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा टीवी, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी होगी 1, इसका रेट लिखा होगा 10,000 रुपये, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई, कितनी वैल्यू आ गई, 10,000 रुपये। अगर इसके कोई खर्चे हैं तो मान लेते हैं इंश्योरेंस, जो अभी हमने एग्जांपल लिया, फ्रेट, राइट, ये सारे एग्जांपल लेके मान लेते हैं इसमें 500, 200, 10,700 हमारी वैल्यू निकली। 10,700 के ऊपर जो है हमने ये हमारी वैल्यू निकल गई, राइट, ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब इसके ऊपर हम क्या, ये हमारी क्या बन गई, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई। अब क्या इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमारी वैल्यू निकल गई, हमें क्या करना था, सेक्शन 15 के हिसाब से जो है वैल्यूएशन वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है कि इस वैल्यू में आप ऐड कर दो कोई भी आपने जो है टैक्सेस पे करे हैं, कोई आपने सेस पे किया है, कोई आपने जो है ड्यूटी पे करी है, इस तरीके से जो है इसमें ऐड कर दो। अब इसके ऊपर तो हमें टैक्स लगाना है और यहाँ पे ये कह रहा है कि वैल्यू ऐड कर दो। समझ रहे हो आप बात, इसमें हमें क्या लगाना है। अब हम इसमें अगर हमारी मान लेते हैं कि हमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगना है, तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी जो है इसमें मान लेते हैं 9% हमारा बनता है, तो हम 9% इसमें चार्ज कर देंगे, हमारी ये टोटल वैल्यू आएगी। लेकिन ये बात करता है ये जो दोनों चीजें, ये हम प्रैक्टिकली इनवॉइस इस तरीके का हमारे को मिलता है, राइट। अब यहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है कि वैल्यू निकालने के लिए, ये 10,700 निकालने के लिए आप टैक्स भी ऐड कर दो, आप टैक्स भी ऐड कर दो। तो ये तो अगर हम ये वैल्यू भी इसमें ऐड कर देंगे तो फिर टैक्स किस पे लगाएंगे, ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है प्रॉब्लम कि सेक्शन 15 2 क्लॉज ए क्या कहता है, कहता है ये भी इंक्लूड करो, ये भी इंक्लूड करो, ये भी इंक्लूड करो। ये जो टैक्सेस है, ये जो हम प्रीवियस दे के आए हैं, कोई प्रीवियस टैक्सेस वगैरह पे करके आए हैं, वो वैल्यू इंक्लूड करने के लिए कह रहा है इसमें। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है, इसलिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा लिंक कराना जरूरी था इनवॉइस देख के कि किस तरीके से हमारे पास प्रैक्टिकली होता है, इनवॉइस आता है। यहाँ पे कहता है आगे अदर देन दिस सेट, यहाँ पे कहता है टैक्सेस पे करे आपने, कुछ कोई टैक्सेस पे किया है, कोई ड्यूटीज, कोई सेस, फी, चार्जेस आपने पे करे हैं, वो सारे इंक्लूड कर दो।
वो सारे इंक्लूड कर दो, लेकिन अंडर एनी लॉ, कोई अदर लॉ में आपने पे करे हैं, आप ऐड कर दो, लेकिन अदर देन दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट के अलावा, अदर देन दिस एक्ट मतलब इसको ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ये तो निकालना ही है ना, इस ये तो हम हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसके ऊपर तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना ही है हमें, इसलिए जो है वो इस कहता है अदर देन दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी अलावा, यहाँ पे अदर देन दिस एक्ट में आ गया सीजीएसटी, यहाँ पे लिख दिया अलग से एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा, राइट, यूनियन टेरिटरी में होगा तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, इसलिए दोनों लिख दिए। उसके अलावा साथ में कंपनसेशन स्टेट एक्ट भी लिख दिया हमने। कंपनसेशन स्टेट एक्ट जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, वहां पे हमने इसका रेफरेंस लिया था कि क्या क्यों ये बनाया गया, कि कभी अगर किसी को लॉस होता है किसी स्टेट को, तो वहां से जो है इस एक्ट के तहत उसको कंपनसेट दिया जाएगा, राइट। उसके तहत अगर कोई कंपनसेशन भी मिला है तो वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब पुराने जो टैक्सेस लगे होंगे उसमें, उसकी सप्लाई में, वो इंक्लूड कर लेगा, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी तो अभी लगना है ना, वो सीजीएसटी एसजीएसटी तो अपने बिज में चार्ज करेगा, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी जो पुराना जो लग के आया है उसका तो वो क्रेडिट ले लेगा। जो परचेज में मान लो ट्रेडर है और ट्रेडर अपनी वैल्यूएशन निकाल रहा है, तो ये जो सारे चार्जेस हैं ये तो वो वैल्यू में इंक्लूड कर देगा, लेकिन जो वो उसके पास परचेज बिल आया है उसमें जो सीजीएसटी एसजीएसटी है वो तो उसका पार्ट, कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, उसका तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ऑब्वियसली ये, तो ये उसका क्रेडिट ले लेगा, ये उसका क्रेडिट ले लेगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है लिखा गया है अदर देन, इसलिए डाला गया है अदर देन सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी और कंपनसेशन एक्ट, राइट। तो इसलिए टैक्सेस को इंक्लूड, जो पूरा और अदर टैक्सेस होंगे वो सारे जो है वैल्यू में इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा 15 का पार्ट ए बी सी जो बात करता है, बी और सी हमारे खर्चों से रिलेटेड बात करता है कि उससे रिलेटेड, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आप ऐड ऑन कर देना टैक्सेबल वैल्यू पे, वो इंक्लूड हो जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, राइट। ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब इस वैल्यू पे भी जीएसटी लगेगा, तो ठीक है, जो इंश्योरेंस पैकेजिंग इन सब खर्चों को भी ऐड कर देंगे, इस पे भी जीएसटी लगेगा, और कोई अदर टैक्सेस ड्यूटीज सेस फीस चार्जेस अगर पे करे हैं वो भी ऐड करोगे, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, लेकिन जो सीजीएसटी एसजीएसटी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो अब कहता है इसके बाद पॉइंट नंबर डी में मूव करते हैं, क्लॉज नंबर डी में मूव करते हैं, तो 15(2) का क्लॉज नंबर डी कहता है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर द डिलेड पेमेंट, अगर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वगैरह पे करी है तो वो भी जो है आपकी एड ऑन हो जाएगी, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, अगर ये चीजें पे करी है फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, तो वो भी जो है पार्ट बनेगा आपका। अगर आप ऐसा कुछ चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, लेट फी चार्ज कर रहे हो, पेनल्टी चार्ज कर रहे हो, कल जो हमने लास्ट टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है इन केसेस में कब होता है, जब ये अमाउंट रिसीव हो जाता है, राइट। लेकिन उसमें क्या होगा, ये वैल्यू का पार्ट बनेगा, ये हमारा वैल्यूएशन का पार्ट बनेगा, वैल्यू का पार्ट बनेगा तभी इस पे जीएसटी लगेगा, इसलिए जो है इसको डी नंबर क्लॉज में डाला गया, और ये भी जो है वैल्यू का पार्ट हमारा बन जाएगा, वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। अब इसका पॉइंट नंबर ई कहता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। सर ये हाँ, सर ये ड्यूटीज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ड्यूटीज जैसे कि अगर वो पीछे कोई एक्साइज ड्यूटी पे करके आया है, कोई ट्रेडर है उसने किसी मैन्युफैक्चरर से लिया है, उसने उसमें उस ट्रांजैक्शन पे एक्साइज ड्यूटी पे किया है, लेकिन वो अगर किसी उस पे कोई ड्यूटी लग के आई है गुड्स, तो ड्यूटीज का उसको क्रेडिट तो मिलना नहीं, कोई बिल है जिसका उसको ड्यूटीज, उसका कॉस्ट का पार्ट है वो, लेकिन अगर वो आगे रीसेल करता है उसको चेंज करके, अगर वो मैन्युफैक्चरर है उसको यूज करता है चेंज करके, तो वहां पे उसका क्या है, तो वो उसका क्रेडिट तो ले नहीं सकेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अभी भी कई केसेस में जो है और टैक्सेस ड्यूटीज, और भी टैक्सेस होती है, कस्टम ड्यूटीज होती हैं, कस्टम ड्यूटीज के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग बीसीडी एसएडी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो कई का क्रेडिट मिल सकता है, जैसे क्रेडिट नहीं मिलता जिसका, वो हमारा कॉस्ट का पार्ट होगा, तो ऐसे केसेस में उस कॉस्ट को भी तो हमें रिकवर करना है, तो हम उसको वैल्यू में इंक्लूड करके चलेंगे, तो इसलिए वो अलग से यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये सारे टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फी, कोई भी चीज आप जो है पे करके आए हो पीछे, वो भी जो है आप जो है अलग से वैल्यू, अपनी वैल्यू में इंक्लूड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे वैल्यू में उसको अलग से मेंशन कर दिया गया। ये चीजें इसलिए डाली गई हैं, एक्ट में लिख दिया गया है, ताकि जो है एक तो पावर हो जाए, एक्ट, कोई भी कल को जो है गवर्नमेंट के पास भी पावर रहे कि उसके ऊपर जीएसटी इंपोज कर सके,
साथ में क्लैरिफाई हो जाती है चीज कि ये सारी चीजें वैल्यू का पार्ट होनी ही होनी है, ताकि एसएससी को भी पता लग जाए और डिपार्टमेंट भी कल को कोई अगर नहीं लगाता इन चीजों के ऊपर जीएसटी, तो जो गवर्नमेंट भी उस हिसाब से डिमांड रेज कर सके कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में जो है ये आपका वैल्यूएशन का पार्ट बनता है और इसके ऊपर भी आपने जीएसटी देना था और आपने नहीं दिया। तो ये सारी चीजें इसलिए अलग से जो है क्लैरिफाई इंक्लूड्स पार्ट में डाला गया, राइट। तो आगे ई पार्ट में कहता है सब्सिडीज। कोई सब्सिडी अगर हमें मिलती है, अगर हमें कोई सब्सिडी मिल रही है, तो सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, अगर वो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, ये हमारी सब्सिडी जो है वो भी इंक्लूड होगी, लेकिन डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लाइक एलपीजी सिलेंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गिव सब्सिडी विच एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। जैसे हमें गैस सिलेंडर के केसेस में, कई केसेस में गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है, तो अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी। अदरवाइज अगर हमें कोई सब्सिडी मिली है तो वहां पे जो है हम जो है उसको वैल्यू में चार्ज करेंगे। अगर हमारे को कोई वैल्यू, अगर हमारी कोई सब्सिडी फर्दर मिली है तो वहां पे हम उसको वैल्यू में चार्ज करेंगे। इसको समझने के लिए कैसे कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, अमाउंट ऑफ सब्सिडी, अमाउंट ऑफ सब्सिडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर वो रिसीव द सब्सिडी। जिसको रिसीव होगी, जिसको वो सब्सिडी मिली, जिसको वो सब्सिडी मिली, उसको जो है उसकी वैल्यू में ये इंक्लूड हो जाएगी, बिकॉज जीएसटी टू बी लेवी ऑन द वैल्यू ऑफ सब्सिडी आल्सो। सब्सिडी के ऊपर भी जो है जीएसटी लगना है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी है, अगर ये गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी तो वहां पे जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगेगा। अदरवाइज जो है नॉर्मल सब्सिडी अगर मिली है उसके ऊपर भी जीएसटी इम्पोज हो जाता है। 10 लाख की मशीनरी ली, गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जो है उस केस में कोई जो सप्लाई है, किसी मान लो एग्जांपल प्रैक्टिकली ले, कोई कोविड से रिलेटेड कोई नई मेडिसिन बनाना चाह रहा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए कह रही है कि ठीक है आप बनाओ, जो है आप बनाओगे हम आपको सब्सिडी देंगे। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, जब वो सप्लाई करेंगी उसको, तो वहां पे जो सब्सिडी पार्ट होगा, अगर वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो उसकी वैल्यूएशन में लेस हो जाएगी। अदरवाइज उसको अगर सब्सिडी किसी और वे में मिली है तो वहां पे जो है वो वैल्यूएशन से लेस नहीं होगी। सब्सिडी के अलावा जो है अब वो बात करता है कि कौन सी वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं होगी। अभी हमने बात करी वैल्यू कौन कौन सी इंक्लूड होगी। सेक्शन 15(1) तो नॉर्मल कह देता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बताता है कि उस वैल्यू में ये सारी चीजें भी इंक्लूड करेंगे। अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बताता है कि इंक्लूड क्या नहीं करेंगे, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। वैल्यू में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या मतलब क्या हो गया कि क्या किसके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। अब उसमें कहता है सबसे पहले पार्ट में आप समझ आ गई, नॉर्मल में 15(1) में हमने नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, 2 में प्लस क्या करेंगे, क्या ऐड होगा, इसका मतलब सेक्शन 15(2) प्लस के बारे में बताता है। सेक्शन 15(2) कहता है क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या लेस होगा, माइनस क्या होगा, वो बताता है सबसेक्शन 3। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई shall not include, shall not include any discount which is given before or at the time of supply. Value of supply shall not include any discount which is given before at the time of supply if such discount is duly recorded in the invoice issued in respect of such supply. क्या कहना चाह रहा है ये, बिफोर और एट द टाइम। अगर हम कोई इनवॉइस इशू कर रहे हैं, हम कोई इनवॉइस इशू कर रहे हैं, इसको इनवॉइस लेके चलते हैं। जब हमने कोई इनवॉइस बनाया, हमने यहाँ पे हमारी वैल्यू तय हो गई कि ठीक है 10,000 रुपये जो है कंसिडरेशन है। अब इसमें हमने वैल्यू डाल दी टीवी की 10,000 रुपये, हमने इसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया, हमने इसको उसी टाइम पे डिस्काउंट दे दिया कि ठीक है 500 रुपये आपके लिए कम कर रहे हैं, 9500 रुपीज जो है लगेंगे। तो डिस्काउंट जो है 500 रुपए का जो डिस्काउंट दिया, तो एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जो है हम इसको अलाउ कर सकते हैं इस डिस्काउंट के ऊपर। मतलब अगर 95 के ऊपर लग रहा है तो 500 रुपए के ऊपर नहीं लग रहा, राइट, यही मतलब हो गया।
तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 कहता है कि इस डिस्काउंट को अलाउ कर देंगे अगर ये ऑन और बिफोर होगा। ऑन और बिफोर मतलब ऑन तो तभी हो गया जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब इनवॉइस में ही लिखा गया। ये इससे पहले ही ये डिस्काउंट जो है फाइनलाइज हो चुका है। इससे पहले ही मतलब इनवॉइस बनने से पहले ही हमारा डिस्काउंट फाइनल है, तो हम जो है वहां पे डिस्काउंट एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जो है अपने इनवॉइस में मेंशन कर देंगे और वहां पे हमारे लिए एलिजिबल हो जाएगा कि हम इसके ऊपर जो है जीएसटी ना इम्पोज करें, मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो यही हमारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जो है बात करता है। ये पहले बात करता है क्लॉज ए में, जहां पे ऑन और बिफोर जो है हमारा जो है डिस्काउंट ऑफर करा गया है। लेकिन अगर ये डिस्काउंट जो है बाद में दिया गया, तो बाद में दिया गया तो उस केस में प्रोविजन जो है डिफर हो जाता है। तो दोबारा मूव करते हैं प्रोविजन में। बी पार्ट में कहता है कि अगर ये जो डिस्काउंट है वो बाद में दिया गया, अगर ये जो डिस्काउंट है वैल्यू ऑफ द सप्लाई नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट, उस वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। पहले हमने पार्ट ए में पढ़ा कि अगर वो पहले ही तय हो जाए, इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड, वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा डिस्काउंट जब वो पहले ही तय हो जाए, बिफोर और एट द टाइम, और नहीं होगा इंक्लूड बाद में भी। लेकिन बाद में भी इंक्लूड नहीं होगा, उसके लिए जो है कंडीशंस हैं, उसके लिए जो है कंडीशन है। मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या हो गया, पहले इसमें पहले तो 10 जो इनवॉइस बना, जो अब हम जो केस देख रहे हैं वो आफ्टर वाला देख रहे हैं। आफ्टर वाले में क्या हो गया, आफ्टर वाले में तो इनवॉइस जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 रुपए की ही बनी। ये केस को मैं समझाता हूँ, केस से ये क्लियर ज्यादा हमें होगा कि किस तरीके से ये आफ्टर वाले की बात करी गई है। ए एक कंपनी है, ए जो है वो हम इसको कह सकते हैं, चलो ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये टीवी बनाती है। आज हम टीवी का ही ज्यादा एग्जांपल, टीवी आ रहा है तो चलो टीवी चलने दो। तो ए और बी जो है, ये मान लेते हैं ये ट्रेडर है, ये जो है ट्रेडर है। तो ये इस फैक्ट्री वाले के पास गया, इसने कहा भैया क्या प्राइस है, उसने कहा यार ये इसका एग्जाम वो ही ले लेते हैं, चलो अब डिफरेंट लेते हैं थोड़ा सा, ये कहेंगे, इसने कहा कि ये टीवी 15,000 रुपए का, ठीक है, तय हो गया। अब ये कहता है भाई मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मुझे घर के लिए नहीं, मेरा रोज का बिजनेस है, मेरे को बहुत मैं तो रेगुलर आपसे लेता रहूंगा, आप सही डिस्काउंट बताओ कि क्या रहेगा। मैं बहुत टीवी सेल करता हूँ, काफी टीवी मेरे पास रहते हैं, तो आप आपके पास मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो उसने कहा देखो ऐसे तो क्या कहें, ऐसे तो काफी लोग कहते हैं, उसके बाद डिस्काउंट ले जाते हैं, उसके बाद जो है फिर बाद में री ऑर्डर आते नहीं हमारे पास। तो उसने कहा ऐसा करो, आप जो है हम दोनों जो है मिलके एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है। ये कहता है कि मैं आपके जो है 1000 पीस, आपके मैं जब 1000 पीस, अगर मैं आपके 1000 पीस बेच दूं, तो आप मुझे ये टीवी जो है, ये जो टीवी है 12,000 रुपए का दोगे। अगर ये मैं आपको आपके 500 पीस बेच दूं, ये आप मुझे इसको जो है 14,000 रुपए दोगे, ठीक है। इस तरीके से उसने कहा ठीक है यार, अगर आप क्वांटिटी ले रहे हो तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये क्वांटिटी जब फुलफिल हो जाएगी, जब आपकी हजार हजार क्वांटिटी पूरी हो जाएगी, जब आप मेरे से 1000 क्वांटिटी ले लोगे, तो फिर जो है मैं पहले तो आपको 15,000 रुपए का ही बिल दूंगा, पहले तो मैं 15,000 रुपए का ही बिल दूंगा, देता रहूंगा, मैं आपको सेल करता रहूंगा, सेल होती रहेगी, इसको इसको सेल हुई, पहले मान लो 100 टीवी गए, फिर धीरे धीरे फिर इसने 150 टीवी और मंगाए, फिर इसने दोबारा जो है इसने फिर 200 टीवी और मंगाए। तो जैसे जैसे उसका मान लेते हैं उसका 500 टीवी हो गया, जैसे उसने पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो अभी ये जो बिल जा रहे थे ये 15,000 के हिसाब से जाएंगे, ये सारे बिल 15,000 के हिसाब से जाएंगे। इनका जो एग्रीमेंट फाइनल हुआ है, हमने एग्रीमेंट देख लिया कि 1000 रुपए 1000 क्वांटिटी सेल करेगा तो सबके जो है 12,000 रुपए लग जाएंगे, और 500 क्वांटिटी सेल करेगा उसके 14,000 कर जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब जैसे ही इसकी मान लेते हैं 500 क्वांटिटी यहाँ फुलफिल हो गई, तो अब इसके बाद राइट आ गया कि भैया आपने जो बिल दिया था सारे के सारे 15,000 के हिसाब से दिए हैं, अब मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो आप मेरा आप जो है 14,000 के हिसाब से मेरा बनता है, तो आपको जो है 1000 रुपए का मुझे जो है इसमें क्या करना है, आप मुझे आपने मुझे जो है डिस्काउंट देना है 1000 रुपए का, इस 500 पीस के ऊपर जो है 1000 रुपए डिस्काउंट देना है। ठीक है, समझ आ गया ना।
क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया कि इतनी क्वांटिटी उसने उठा ली तो उसको जो है वो एलिजिबल हो गया डिस्काउंट देने के लिए। ये डिस्काउंट लेकिन कब देगा, जब ये क्वांटिटी सारी उठा लेगा, इतनी क्वांटिटी वो ले लेगा तो अब ये एलिजिबल हो गया डिस्काउंट के लिए। तो अब ये क्या होगा, उसके बाद अब जाके ये क्या करेगा, लेकिन इसके पास जितने भी इनवॉइस आए होंगे सारे के सारे जो हैं 500 के 1500 500 इंटू 15,000 के आए होंगे, राइट। ये वैल्यू आ गई होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू यही मानी गई होगी। अब इसको डिस्काउंट देना है भाई, फैक्ट्री वाले को डिस्काउंट देना है। अब ये डिस्काउंट देने के लिए क्या होता है, इनवॉइस की वैल्यू अगर हमें रिड्यूस होगी तो क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिकली ये चीज पता होनी चाहिए। अगर हमने अगर इसने सेल करी है और इसने इनवॉइस इशू किया है और इसने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, अब हमें इसको डिस्काउंट देना है, इसको हमें अब डिस्काउंट देना है। तो ये क्या इशू करेगा, फैक्ट्री वाला क्या इशू करेगा, ये क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये क्रेडिट नोट इसको इशू करेगा 500 क्वांटिटी का, 500 पीस का, एट द रेट 1000 रुपए का, 5 लाख रुपए का, इसको जो है ये वो देगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। तब जाके जो है इसको 14,000 की इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। अब हम दोबारा चलते हैं, जो अब हम सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी, कि आफ्टर जब डिस्काउंट होता है तो उस केस में अब ये कम हो गई ना एक तरीके से, पहले अब इसको अगर ये डिस्काउंट मिल जाएगा तो इसको 14,000 की वैल्यू आ जाएगी। 15,000 की वैल्यू थी, 1000 रुपए का अब डिस्काउंट मिल गया इसको, अब इसकी जो है वैल्यू वही जो इसकी फाइनलाइज हुई थी 14,000 रुपए वहीं की वहीं आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी एक डिस्काउंट है, लेकिन ये बाद में डिस्काउंट मिला गया है। तो इसके लिए वो कंडीशन जो लगाता है, वो कंडीशन में आते हैं कि पहली कंडीशन कहता है कि आपको डिस्काउंट जो है वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में हम नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कहता है इफ सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट। सबसे पहले कहता है कि इसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, एंटर इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफाई लिंकिंग टू द रेलेवेंट इनवॉइसेस। क्या बात करी हमने, उससे कोरिलेट करके चलो कि ये एग्रीमेंट पहले ही हो जाना चाहिए और वहां पे सारी चीजें स्पेसिफाई हो जानी चाहिए कि क्या क्या किस तरीके से जो है मूवमेंट रहेगी। तो वो एग्रीमेंट जो है फाइनल करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे कि इतनी क्वांटिटी पे इतना डिस्काउंट, इतनी क्वांटिटी पे इतना डिस्काउंट। और जब वो क्लेम करेगा तो वो रेलेवेंट इनवॉइसेस दिखा देगा कि पहले मैंने 100 लिए थे, उसके बाद मैंने 150 पीसेस लिए थे, उसके बाद मैंने 250 पीसेस लिए, मेरी 500 क्वांटिटी पूरी हो गई और नाउ आई एम एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। तो यहाँ पे पहली कंडीशन इस तरीके से उसकी सेटिस्फाइड हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, डिस्काउंट के लिए, आफ्टर वाला डिस्काउंट के लिए, बिफोर वाले डिस्काउंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, उसमें तो बिल में चार्ज किया डिस्काउंट मिल गया। लेकिन कोई डिस्काउंट बाद में देना है तो वहां पे जो है दो कंडीशन, पहली कंडीशन हमने एग्रीमेंट वाली देखी, दूसरी कंडीशन कहता है कि ITC as attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply. Supplier will issue credit note. अभी अब मैंने बताया ना, वहां पे सप्लायर जो फैक्ट्री वाला था वो क्रेडिट नोट इशू करेगा ऑफ सच डिस्काउंट टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट हैज टू रिवर्स